भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कहानी केवल तारीखों और घटनाओं तक सीमित नहीं रहती। वे समय की सीमाओं को तोड़कर हर पीढ़ी से बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई उन्हीं में से एक हैं। वे सिर्फ 1897 की क्रांति की नायिका नहीं थीं, बल्कि करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और लीडरशिप का प्रतीक भी थी। ये कहानी एक ऐसी बच्ची से शुरू होती है जो तलवार से खेलने से नहीं डरती थी, और एक ऐसी योद्धा पर खत्म होती है जिसने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। 19 नवंबर 1828 काशी में गंगा किनारे बसे एक पवित्र नगर में एक बालिका का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया मणिकर्णिका। घर में सब उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे, इसीलिए बचपन से ही मनु ने सत्ता, राजनीति और शक्ति को करीब से देखा था। उनकी माता भागीरथी बाई के देहांत के बाद मनु का पालन पोषण पिता ने ही किया। शायद यही कारण था कि उनके भीतर इमोशनल वीकनेस के बजाय मेंटल स्ट्रेंथ विकसित हुई। जहां उस दौर में लड़कियों को शांत, सहनशील और घरेलू बनाने की सीख दी जाती थी, वहीं मनु घुड़सवारी करती, तलवार चलाती और युद्ध कला सीखती थी। ये केवल एक शौक नहीं था, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा भी था। पेशवा के दरबार में उन्हें फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग और आर्चरी का प्रशिक्षण मिला। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये एक साधारण बालिका नहीं है। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही दिखाई देने लगी। समय बदला और मणिकर्णिका का जीवन भी। कम उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी बनना केवल एक उपाधि नहीं थी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। लेकिन सौभाग्य से महाराज गंगाधर राव एक प्रोग्रेसिव रूलर थे। उन्होंने रानी को केवल महल की शोभा बनाकर नहीं रखा, बल्कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल किया। राज्य की फाइलें, जनता की समस्याएं, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ संवाद, इन सब में रानी की भागीदारी बढ़ती गई। यहीं से लक्ष्मीबाई एक वॉरियर से स्टेट्स वुमन बनने लगी। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में उत्सव मनाया गया, लेकिन ये खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। कुछ महीनों में ही बालक का देहांत हो गया। ये एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी, जिसने रानी को भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन जीवन ने उन्हें शोक मनाने का भी अधिक समय नहीं दिया। महाराज गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें ये भय सताने लगा कि उनके बाद झांसी के भविष्य का क्या होगा। अपनी मृत्यु से पहले महाराजा ने एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि वही झांसी का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति कुछ और ही कहती थी। डेलहौजी की डॉक्टराइन ऑफ लैप्स के अनुसार दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बच्चा वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। ये नीति विस्तारवाद यानी इंपीरियल एक्सपेंशन का एक टूल थी, और उसके बाद झांसी को अंग्रेजी शासन में मिलाने की घोषणा कर दी गई। ये सिर्फ सत्ता छीनना नहीं था, बल्कि ये आत्मसम्मान पर डायरेक्ट हमला था। और तभी रानी लक्ष्मीबाई ने ये घोषणा कर दी, आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी, यानी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने पहले कानूनी रास्ता चुना। उन्होंने पेटिशंस भेजी, लीगल एडवाइजर से सलाह ली और ब्रिटिश अधिकारियों से संवाद किया। लेकिन ये सब एक फॉर्मल प्रोसेस मात्र था। निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। अब रानी को समझ आ गया कि ये लड़ाई केवल पेपर वर्क से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने चुपचाप अपनी सेना खड़ी करनी शुरू कर दी। सेना को संगठित किया, महिलाओं को ट्रेनिंग दी और झांसी को एक फोर्ट्रेस में बदल दिया। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था। एक तरफ झांसी की सेना तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ 1857 में मेरठ से उठी चिंगारी पूरे भारत में फैल रही थी। ये केवल विद्रोह नहीं था, ये सप्रेस्ड एंगर का एक्सप्लोजन था। इतने सालों से सताए हुए लोगों का गुस्सा था।
शुरुआत में रानी ने परिस्थिति को न्यूट्रल बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जब अंग्रेजों ने झांसी में हस्तक्षेप बढ़ाया और आम जनता पर अत्याचार होने लगा, तब उन्होंने खुलकर रेजिस्टेंस का नेतृत्व किया। अब झांसी केवल एक राज्य नहीं, बल्कि रेबेलियन का सिंबल बन चुकी थी। 1858 में जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, जबकि झांसी संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। इसके बावजूद रानी स्वयं बैटलफील्ड में उतरी, एक हाथ में तलवार और पीठ पर दामोदर राव। ये दृश्य इतिहास में अमर हो गया। ये युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं था, ये डिग्निटी की लड़ाई थी। झांसी के पतन के बाद रानी कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों के साथ रणनीति बनी। ग्वालियर पर नियंत्रण भारतीय पक्ष के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी। लेकिन 18 जून 1898 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन भी खुद बैटलफील्ड में उतरी। वे घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से बहुत देर तक लड़ती रहीं। लड़ते लड़ते वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। लेकिन रानी ये नहीं चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे या उन्हें बंदी बनाकर अपमानित किया जाए। इसीलिए उनके साथियों ने उन्हें युद्ध स्थल से दूर ले जाकर अंतिम संस्कार किया और उसी दिन उन्होंने वीर गति प्राप्त की। आखिर क्यों उन्हें अमर कहा जाता है? उन्होंने अंत तक आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने साबित किया कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी होती है। वे युद्ध में शहीद हुई, लेकिन हारी नहीं। इसीलिए कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं, अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई केवल अतीत का नाम नहीं है, वो आज भी लीडरशिप, करेज और वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने साबित किया कि ब्रेवरी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, लेकिन पराजित नहीं। जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, जब भी आत्मसम्मान की बात होगी, झांसी की रानी याद की जाएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही इतिहास की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।